हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ एनके सिंह एंड यू आर वाचिंग NKS एकेडमी। इलेक्ट्रिक डायपोल के प्रीवियस लेक्चर में हमने डायपोल का बेसिक डेफिनेशन और डिफरेंट सिस्टम का डायपोल मोमेंट निकालना सीखा था। आइए इस सेशन में हम लोग डायपोल के वजह से डिफरेंट पोजीशंस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करते हैं। राइट, तो दो चीज फाइंड आउट करेंगे, पहला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। तो पहले तो समझते हैं कि डायपोल के वजह से हम किस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालेंगे। तो पॉइंट्स बहुत सारे हो सकते हैं। मान लो कि तुम्हारे पास कोई डायपोल है प्लस क्यू माइनस क्यू, और ये जो लेंथ है वो काफी छोटी है, लेकिन फिगर के क्लैरिटी के लिए मैं थोड़ा सा बड़ा साइज का बना रखा हूं। राइट, तो माइनस क्यू प्लस क्यू डायपोल है, इसके बीच का सेपरेशन क्या है, 12 है। पॉइंट्स बहुत सारे हो सकते हैं। पॉइंट यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, कहीं भी पॉइंट लिया जा सकता है। तो सबसे पहले हम लोग कुछ क्लियर कट पॉइंट्स पे निकालेंगे, कुछ इजी पॉइंट्स पे। जैसे एक पॉइंट यहां पे होगा, इस साइड में होगा या फिर इस साइड में, कहीं भी। इसको बोलते हैं एक्सियल पोजीशन या इसको बोलते हैं इंड ऑन पोजीशंस। तो मैं पहले क्लियर कर दूं, इसको बोलते हैं हम लोग इंड ऑन पोजीशन, या इसे हम लोग एक्सियल पोजीशन भी बोलते हैं। क्लियर। और एक एग्जैक्टली परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाला होता है। तो एक तो नाम हो गया इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, या कभी कभी इसको हम लोग इक्वेटोरियल पोजीशन कहते हैं, या इसे हम लोग ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन भी बोलते हैं। तो पहले तो पोजीशंस का नेमिंग समझ लेते हैं अच्छे से। क्लियर है। ये वाला पोजीशन इंड ऑन हो गया, आप इस साइड में रहो या फिर इस साइड में रहो, कहीं भी रहो, तो इस वाले पोजीशन को बोलते हैं इंड ऑन पोजीशन। और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाले को हम इक्वेटोरियल पोजीशन भी कहते हैं या ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन भी कहते हैं। तो मुझे फिलहाल दो पोजीशंस पे पोटेंशियल निकालनी है, इंड ऑन पोजीशन के किसी पी पॉइंट पर या फिर ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन के किसी पी पॉइंट पर। तो चलिए पहला केस लेते हैं। व्हेन पॉइंट इज एट इंड ऑन पोजीशन, तो ध्यान रहे मुझे क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालनी है। किसके वजह से, डायपोल के वजह से। कहां पे, तो डिफरेंट पॉइंट पे। फिलहाल हम लोग किस पॉइंट पे करने वाले हैं, इंड ऑन पोजीशन के किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे। तो चलिए देखते हैं। सपोज कीजिए कि आपके पास कोई डायपोल है और इस डायपोल की लेंथ 12 है और इंड ऑन पोजीशन सपोज करो ये रहा। तो इसमें कुछ बातें हैं जो हमें समझ में आनी चाहिए। जो पोजीशंस होती है ना, किसी भी पॉइंट की जो पोजीशंस जनरली हम लेते हैं तो वो डायपोल के सेंटर से लेते हैं, और पोजीशन को हम लोग स्मॉल r ले रहे हैं। इस P पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालनी है। अब आपको याद होगा कि कोई पॉइंट चार्ज होता था, उसके वजह से r डिस्टेंस पे पोटेंशियल क्या होती थी, KQ/R। अगर प्लस है तो माइनस है तो माइनस KQ/R। अब इस सिस्टम में देखोगे तो डायपोल में तो दो पॉइंट चार्जेस है, एक की वजह से निकाल लेंगे, दूसरे की वजह से निकाल लेंगे और स्केलर सम कर लेंगे। बहुत ही आसान है। तो चलिए देखते हैं। तो इस कैलकुलेशन को करने के लिए सबसे पहले तो हमें B से P की डिस्टेंस पता होनी चाहिए, और ये पूरा 12 है और ये सेंटर है, तो ये वाली डिस्टेंस L और ये वाली डिस्टेंस L। तो अगर मैं फोटो को रेफर करूं तो BP की जो वैल्यू होने वाली है, ऑब्वियसली स्मॉल r में से L माइनस कर लो, और अगर मैं AP की बात करूं तो पूरे स्मॉल r में प्लस r L होगा ऐड। तो चलो V पे अगर हम पोटेंशियल निकालें तो पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज एट B और पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज एट A, और B पे कौन सी पोटेंशियल है,
बी के वजह से पी पे कौन सी पोटेंशियल है, तो के स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाई डिस्टेंस, और यहां से यहां डिस्टेंस अभी आपने निकाला है, फिलहाल तो बीपी लिख देता हूं। और ए के वजह से पी पे पोटेंशियल होगी निगेटिव में, क्यों, क्योंकि निगेटिव चार्ज है, तो माइनस के क्यू बाई यहां से इसकी डिस्टेंस एपी होगी। क्लियर है, तो के क्यू कॉमन लेते हैं और 1 बाई बीपी, बीपी की वैल्यू कितनी है आर माइनस एल, और माइनस, और एपी की वैल्यू कितनी है आर प्लस एल। तो बहुत ही आसान है ये कैलकुलेशन, इसको सॉल्व कर लेते हैं। नीचे एलसीएम हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, कैसे, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इंटू में होगा, ये वाला क्वांटिटी यहां पे चला जाएगा माइनस, और ये वाली क्वांटिटी यहां पे। अगर आप सॉल्व करोगे तो देख सकते हो माइनस आर और प्लस आर कैंसिल हो जाएगा, एल माइनस माइनस प्लस, ऊपर 2l हो जाएगा ना, ये पूरी क्वांटिटी कट जाएगी और ऊपर 2l। तो इस चीज को ध्यान से देखें, Vp होने वाला है के क्यू, ऊपर होने वाला है 2l, और नीचे आर स्क्वेयर माइनस एल स्क्वेयर। क्लियर है। अगर आप ध्यान से देखें तो Q टाइम्स ऑफ 2l क्या पड़े हैं, अगर कोई डायपोल हो Q और माइनस Q वाली और सेपरेशन 2l हो, तो इसकी डायपोल मूवमेंट क्या होती है, P होती है ना, और वो कितनी होती है Q टाइम्स ऑफ 2l। सो व्हाट इज Q टाइम्स ऑफ 2l, दिस इज द P, और नीचे क्या हो गया आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अब एक चीज और ध्यान से सुने, जैसा कि स्टार्टिंग में बोला गया है कि कोई भी डायपोल होती है उसकी लेंथ काफी छोटी होती है, बहुत कम लेंथ होता है उसका और डिस्टेंसेस के कंपेयर में। अगर मैं ये r के कंपैरिजन में l की बात करूं या 2l की बात करूं, तो l इज वेरी वेरी स्मॉल कंपेयर टू स्मॉल r। सो एल स्क्वायर और आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर में एल स्क्वायर तो काफी छोटा हो गया ना, तो इस बड़े क्वांटिटी में से बहुत छोटी क्वांटिटी को अगर माइनस करें तो नियरली आर स्क्वायर के इक्वल होगी। सो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर नियरली क्या होगी आर स्क्वायर के इक्वल। तो इस रिजल्ट को यहां पे डालते हैं तो क्या होने वाला है के पी बाई आर स्क्वायर। तो बहुत ही सिंपल तरीके से हमने पोटेंशियल फाइंड आउट कर लिया, किस पोजीशन पे, किसी भी डायपोल के एंड ऑन पोजीशन पे। क्लियर है, बहुत ही आसान है ये। अब किस सेकंड लगाएंगे, केस सेकंड में क्या होगा, पॉइंट इक्वेटोरियल पे होगा, या जिसको ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन भी कहेंगे, वो भी बहुत आसान है, आप देख सकते हैं। तो हम लोग भी केस सेकंड करने वाले हैं। व्हेन पॉइंट P इज एट इक्वेटर, राइट, या इक्वेटोरियल पोजीशन। तो ये तो बेहद आसान है, कैसे देखो, ये प्लस क्यू, ये माइनस क्यू, और इस जगह पर आपको पोटेंशियल फाइंड आउट करनी है। ये L, ये L, सपोज करो कि इसका सेंटर से ये R डिस्टेंस है, जो भी हो ये R डिस्टेंस है, तो ये वाली डिस्टेंस क्या हो जानी है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और ये भी डिस्टेंस क्या होनी है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो दोनों की डिस्टेंस यहां पे क्या हो गई, दोनों से डिस्टेंसेस क्या हो गई, इक्वल हो गई। तो ऑब्वियस ही बात है, डिस्टेंसेस इक्वल है, चार्ज वही है, केवल साइन अपोजिट है। तो नेट पोटेंशियल अगर आप निकालोगे P पे, तो पोटेंशियल ड्यू टू A, पोटेंशियल ड्यू टू B, राइट। तो जो भी हो के क्यू माइनस के वजह से बाई जो भी डिस्टेंस ले रहे हैं आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और ये वाली पोटेंशियल क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। क्यों, प्लस चार्ज है, डिस्टेंसेस सेम ही, दोनों क्वांटिटी कट जाएगी और इस तरह से पोटेंशियल क्या हो जाएगी। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि इक्वेटोरियल पोजीशन पर किसी पी पॉइंट पर पोटेंशियल क्या हो रही है, जीरो। तो हमने फाइनली क्या देखा, कोई भी डायपोल है उसके वजह से किसी इंडोर पोजीशन पे पोटेंशियल के पी बाई आर स्क्वायर, और इक्वेटोरियल पोजीशंस पे जीरो। क्लियर है। तो ये दो चीज बहुत ही आसान है और हमेशा दिमाग में रहनी चाहिए ये चीज, राइट। तो चलिए पहले तो आप इस चीज को कॉपी करिए, और कॉपी करने के बाद फिर मैं आपको एक जनरल पॉइंट पे बताऊंगा, राइट। तो अभी तो स्पेशल पॉइंट था ना, एंड ऑन पोजीशन या ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन, अभी मैं जनरल पॉइंट लूंगा किसी भी आर थीटा पे, ठीक है। किसी भी आर थीटा का मतलब यहां से आर डिस्टेंस और यहां से थीटा एंगल पे। जब वो जनरल पॉइंट होगा तो कहीं भी चला जाएगा, यहां हो सकता है, यहां हो सकता है, नीचे ऊपर कहीं भी हो सकता है वो। क्लियर है। तो चलिए पहले आप इस चीज को कॉपी कीजिए, फिर मैं उस सवाल को डिस्कस करता हूं। आइए अब केस थर्ड करते हैं, जिसमें इलेक्ट्रिक डायपोल के वजह से किसी आर थीटा पे हम पोटेंशियल फाइंड आउट करेंगे। तो केस थर्ड होने वाला है व्हेन पॉइंट इज एट आर कॉमा थीटा। आर कॉमा थीटा को हम लोग पोलर कोऑर्डिनेट कहते हैं, ये तो आपको पता ही हो। मतलब पी पॉइंट की पोलर कोऑर्डिनेट कितनी है, आर कॉमा थीटा।
तो चलिए देखते हैं। और इस रिजल्ट को डिराइव करने के दो तरीके हैं, ठीक है, एक नॉर्मल तरीके से भी और एक वेक्टर के कंपोनेंट मेथड से। तो चलिए मैं दोनों तरीका आपको करके बताता हूं। मेथड 1, सपोज करो कि आपके पास कोई डायपोल है, -q +q, क्लियर है। और ध्यान से चीजों को समझेंगे, -q +q, तो डायपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होगी डेफिनेटली कुछ इस तरह से होगी, क्लियर है। अब ध्यान से समझिए, जो पोजीशन है पॉइंट की, मान लेते हैं कि वो P पॉइंट यहां पे कहीं है r, θ। इस P और इस P में कंफ्यूजन होने से बचने के लिए यहां पे कुछ और नाम ले लेते हैं A, क्लियर है। अब ध्यान से देखें, अगर ये r θ है इस A पॉइंट का, तो इसका मतलब है कि इसका पोजीशन r होगी और यहां से एंगल क्या होगी, थीटा। यही होता है, अगर किसी का पोलर कोऑर्डिनेट अगर r θ है, इसका मतलब है कि जिस पॉइंट से आप कैलकुलेशन कर रहे हैं वहां से डायरेक्ट उस पॉइंट की डिस्टेंस स्मॉल r होगी और जो एक्सिस है उससे थीटा एंगल पे होगी। ये चीज तो क्लियर है। और ये वाली डिस्टेंस l है और ये वाली डिस्टेंस l है, क्यों? क्योंकि ये पूरा 2l लेंथ का है। इसका नेमिंग कुछ कर लेते हैं m और इसका नेमिंग कुछ कर लेते हैं n, क्लियर। यहां तो ठीक है। अब मुझे क्या करनी है, इस पॉइंट पर पोटेंशियल निकालनी है। जैसा कि मैंने बताया कि इसको बनाने के दो तरीके हैं। तो पहला जो मेथड होगा बहुत ही आसान होगा, जस्ट वो वेक्टर वाला मेथड होगा, ठीक है। तो ध्यान से समझें, अगर आप पीछे के रिजल्ट्स पे गौर करें तो पीछे के रिजल्ट्स में क्या था, यहां पे -q चार्ज था, अच्छे से समझिएगा इस चीज को, और यहां पे +q चार्ज था। तो डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन किधर थी, इस साइड में रही होगी। मैंने वहां पे जिक्र इस बात का नहीं किया है, लेकिन मैं फिर से अभी जिक्र कर रहा हूं। -q +q डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन ऐसे कुछ थी, राइट। और मुझे कहां पे इंटेंसिटी पोटेंशियल निकाला गया था, यहां पे पूछा गया था, यानी P के डायरेक्शन के किसी P पॉइंट पर, राइट। P के डायरेक्शन के किसी P पॉइंट पर, या जो भी पॉइंट था। और यहां पे कितनी आई थी, अगर यहां से स्मॉल r डिस्टेंस पे थे तो ऑब्वियसली वो आई थी kp/r²। और वो कौन सा P था, तो ऑब्वियसली इस डायरेक्शन में लगने वाला जो डायपोल मोमेंट था उसका मैग्नीट्यूड था, यानी kp/r²। आई होप मेरी बात आप समझ रहे हैं। मैं इसको फिर से क्लियर करूं, डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन इस साइड में थी और डायपोल मोमेंट के डायरेक्शन में ही किसी P पॉइंट पर या A पॉइंट पर आप क्या कर रहे थे, पोटेंशियल फाइंड आउट कर रहे थे। और उसका वैल्यू क्या निकाल रहे थे, kp/r², जहां P क्या था, उस डायरेक्शन में लगने वाला डायपोल मोमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड। आई होप आप ये चीज क्लियर है। अब एक चीज और यहां पे देखा था कि इस P वेक्टर के परपेंडिकुलर पोजीशन पे, राइट, इस P वेक्टर के परपेंडिकुलर पोजीशन पर क्या कोई पोटेंशियल आई थी, बिल्कुल नहीं। तो एक चीज तो क्लैरिटी के साथ समझ में आ रही है कि P के डायरेक्शन में जाने पर पोटेंशियल मिलेगी और P डायरेक्शन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई डायपोल कोई पोटेंशियल नहीं होगी। होपफुली क्लियर है। अब उस लॉजिक को इसमें यूज करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जहां पे मेरे को पोटेंशियल निकालनी है उस डायरेक्शन में डायपोल मोमेंट नहीं है, राइट। ना तो उसके डायरेक्शन में है और ना उसके परपेंडिकुलर है, तो हम डायरेक्टली कुछ बोल नहीं पाएंगे। और एक काम करते हैं फिर, तो हमारे पास तो एक चीज पता है ना कि ये डायपोल मोमेंट कैसी क्वांटिटी है, एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है। तो हम चाहे तो इसका दो कंपोनेंट ले सकते हैं अपने कन्वीनियंट के हिसाब से। तो फिलहाल हम लोग क्या कर रहे हैं, इस O पे इस P की दो कंपोनेंट लेते हैं, एक R के परपेंडिकुलर और एक R के एलॉन्ग। ऑब्वियसली दो वेक्टर है, सोचो एक P वेक्टर ऐसे हो जाएगी, तो हम इसका दो कंपोनेंट तो ले ही सकते हैं ना, एक इस साइड में और एक इस साइड में, क्लियर। वैसा ही मैं यहां पे कर रहा हूं, P वेक्टर है और ये थीटा है, तो इस P का मैं एक इस साइड में कंपोनेंट ले रहा हूं और एक इस साइड में। इस साइड में कौन सी कंपोनेंट होगी और इस साइड में आपको पता है, अगर ये P है और ये थीटा है तो ऑब्वियसली ये हो जाएगी P cos थीटा कंपोनेंट। अच्छे से देखिए सब लोग, कौन सी कंपोनेंट हो जाएगी, P cos थीटा, और ये वाली हो जाएगी P sin थीटा, क्लियर। तो एक बात तो आपको पता ही है कि जब भी किसी वेक्टर को हम कंपोनेंट में दिखाते हैं तो मेन वेक्टर का रोल खत्म हो जाता है। अब इस वेक्टर को हम इसके दो कंपोनेंट से हैंडल करेंगे। अब इसकी फील्ड खत्म है, अब इसको हम ये दो अलग अलग पार्ट से डिस्कस करेंगे, क्लियर है। अब ए पॉइंट को गौर से देखें, क्या ए पॉइंट इस P cos थीटा मैग्नीट्यूड वाले डायपोल, P cos थीटा मैग्नीट्यूड वाले डायपोल मोमेंट के डायरेक्शन में है? क्या जस्ट इसकी तरफ फील हो रही है? कोई भी डायपोल मोमेंट है उसके डायरेक्शन में किसी P पॉइंट पर, तो पोटेंशियल की फॉर्मूला आती थी kp/r²। जो भी P आ जाए डायरेक्शन में, जो भी P आ जाए kp/r²। अब सोचो
इस डायपोल मोमेंट का मैंने दो वेक्टर किया, दो कंपोनेंट किया, एक p cos थीटा और एक p sin थीटा। तो a पॉइंट पे अगर हम p cos थीटा के वजह से सोचें तो उसके डायरेक्शन में आ रही है, सोचो। तो अगर मैं p पे a पे पोटेंशियल निकालूं तो पोटेंशियल एट a जो होगी कंपोनेंट के हेल्प से, तो पोटेंशियल ड्यू टू p cos थीटा और पोटेंशियल ड्यू टू p sin थीटा। मेरी बात समझ रहे हैं आप? p sin थीटा मैं इंडिकेट करने के लिए लिख रहा हूं, मतलब ये p इस वाले कंपोनेंट के हेल्प से, राइट, और ये वाला ये इसके वजह से, तो इस वाले कंपोनेंट के हेल्प से। तो ये भी है एक्चुअली। चलिए तो क्या करें, p cos थीटा की वजह से क्या होगी, p cos थीटा की वजह से तो a पॉइंट a लॉन्ग में आ रही है, और कौन सी डिस्टेंस है ये तो ऑलरेडी हमने लिख रखा था, स्मॉल r। तो k जो पढ़े थे देखो, k p बाई आर स्क्वायर, तो k p लिखो या p cos थीटा बाई आर स्क्वायर लिख दिया। क्लियर है? अब ये वाले की वजह से सोचो, क्या इस वाले की वजह से ये 90 डिग्री पे है? बिल्कुल, ये 90 डिग्री है पूरा। और 90 डिग्री के सोचो तो किसी भी p की वजह से 90 डिग्री पर क्या कोई पोटेंशियल होती है? नहीं होती है। तो इसके वजह से यहां पे कोई पोटेंशियल नहीं होगी, तो जीरो। इसके वजह से जीरो, इसके वजह से आगे, तो पोटेंशियल एट a क्या होने वाली है, के पी कॉस थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। सो बहुत ही आसान है ये, फर्स्ट मेथड बहुत ही आसान है। क्लियर है? तो पहले आप इस फर्स्ट मेथड को एक बार अच्छे से देखिए, राइट। तो इसमें हमने क्या क्या किया है, P का दो कंपोनेंट लिया है, एक a लॉन्ग r और a लॉन्ग एक परपेंडिकुलर टू r। a लॉन्ग r के वजह से पोटेंशियल आ रही है, जस्ट लाइक P के डायरेक्शन में कोई हो तो वहां पे kp बाई आर स्क्वायर, तो इसी के डायरेक्शन में है तो p cos थीटा, तो यानी k p cos थीटा बाई आर स्क्वायर। और एक परपेंडिकुलर पोजीशन पे आ रहा है, तो परपेंडिकुलर पोजीशन पर कोई भी पोटेंशियल नहीं होती, तो इसका मतलब है कि p sin थीटा के वजह से यहाँ पे कोई पोटेंशियल नहीं होगी। तो पोटेंशियल ड्यू टू p cos थीटा, पोटेंशियल ड्यू टू p sin थीटा, इसका वैल्यू आया, इसका वैल्यू नहीं आया, और फाइन आ गया kp cos थीटा बाई आर स्क्वायर। क्लियर है? तो पहले इस चीज को आप अच्छे से विजुलाइज कीजिए, कॉपी कीजिए, और फिर मैं आपको सेकंड मेथड बताता हूं, राइट। आइए अब सेकंड मेथड देखते हैं। सेकंड मेथड क्या है, जनरली एग्जाम्स में, बोर्ड वगैरह में यही प्रेफर किया जाता है, ठीक है। तो सेकंड मेथड ही आप क्या करेंगे, बोर्ड में कोशिश करेंगे बनाए उसी से। सपोज कीजिए कि आपके पास माइनस क्यू प्लस क्यू दो तरह की चार्जेस हैं, डायपोल एक्चुअली है ये, और इसकी लेंथ तो ऑब्वियसली 12 है, और ए एक पॉइंट है जहां पे मेरे को पोटेंशियल फाइंड आउट करनी है। ये पूरी लेंथ L है, ये पूरी लेंथ L है, ध्यान से समझेंगे आप। इसका नेमिंग कुछ कर लेते हैं M और N। यहां से इसकी पोजीशंस कुछ होगी और यहां से इसकी पोजीशन कुछ होगी। क्लियर? और ये एंगल थीटा और ये वाली डिस्टेंस r। चलिए इसमें क्या करते हैं, हमें क्या करनी है, a पे पोटेंशियल निकालनी है। तो बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है, आप लोग भी इस चीज को रेडिली सोचोगे कि सर m से आप a तक की डिस्टेंस निकाल लो, फिर n से लेकर के a तक की डिस्टेंस निकाल लो, राइट। और इसके वजह से हो जाएगा माइनस के क्यू बाई आर, और इसके वजह से हो गया के क्यू बाई जो भी डिस्टेंस होगी वो, राइट। ये r नहीं बल्कि कोई और डिस्टेंस होगी ये। तो माइनस के क्यू बाई सम डिस्टेंस और माइनस प्लस के क्यू बाई सम डिस्टेंस, दोनों को ऐड कर लो, वहां का पोटेंशियल आ जाएगा, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम क्या था उसके साथ कि हमारे पास जो डिस्टेंस है वो बीच वाली है, ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस पता नहीं है। एंगल पता है बट ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस पता नहीं है। तो अभी हम लोग बेसिक मेथड करने की कोशिश करेंगे। डायरेक्ट हम ये डिस्टेंस निकालने की कोशिश करेंगे और ये भी डिस्टेंस निकालने की कोशिश करेंगे और फिर ए पे पोटेंशियल निकालेंगे। तो देखिए कैसे मैं निकालता हूं। सपोज करो कि यहां से यहां डिस्टेंस r1 है और ये वाली डिस्टेंस थोड़ी देर के लिए r2 है। अब मैं एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करता हूं और उसका लॉजिक भी बताता हूं कि ऐसा हम क्यों कर रहे हैं। थोड़ा सा हम इसको आगे बढ़ाते हैं और यहां से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करने की कोशिश करता हूं और यहां से भी हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करने की कोशिश कर रहे हैं। क्लियर है? और इसका कुछ नेमिंग कर लेते हैं, ओ एम ओ, इस तरह से। अगर आप ध्यान से देखें, किसी भी ट्रायंगल में देख लीजिए, अगर ये थीटा है तो ऑब्वियसली ये थीटा है, राइट। और ये लेंथ इक्वल है, तो एक्चुअली ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कैसा होगा, कांग्रुएंट हो जाएगा, सिमिलर एकदम होगा। तो देखिए ध्यान से, अगर मैं इसमें cos थीटा अप्लाई करूं इन ट्रायंगल OBN, अगर cos थीटा अप्लाई करी जाए तो cos थीटा क्या होगी, ऑब्वियसली OB
डिवाइडेड बाई एल, तो ओ बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, एल कॉस थीटा। और ओ बी की वैल्यू अगर एल कॉस थीटा है तो इस वाले ट्रायंगल में ओ सी की वैल्यू वही हो जाएगी। आप सॉल्व कर सकते हो फिर से, राइट। तो चलो ये तो समझ में आ गया कि इस वाले ट्रायंगल में ओ बी चाहे इसमें ये। अब एक चीज और फील करो, क्या ए एन डिस्टेंस लगभग क्या ए बी के इक्वल है। अब बहुत लोग बोलेंगे सर ऐसा है ही नहीं, ए एन ज्यादा बड़ा है ए बी छोटा है। यस बिल्कुल ये मैं मान रहा हूं, लेकिन आप जरा सोचो कि क्या ये जो डायपोल है, प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज है, क्या काफी दूर पे सेपरेटेड है कि स्मॉल पे सेपरेटेड है, वेरी स्मॉल पर। थोड़ा फील करने की कोशिश करो। सपोज करो कि ये इतना दूर पे सेपरेटेड है। अगर मैं यहां से ये डिस्टेंस जाता, सोचो तो यहां से जो डिस्टेंस होगी, जो डॉटेड लाइन में बना रहा हूं, सोचो यहां से जो डिस्टेंस होगी और लगभग मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा, तो सोचो ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस क्या नियरली इक्वल नहीं है क्या, बिल्कुल इक्वल है। अगर ये छोटी लेंथ हो जाएगी तो ये वाली डिस्टेंस और यहां से डिस्टेंस में कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं रहेगा। तो अगर इस लॉजिक को मैं यूज करूं यहां पे, भले अभी बड़ा दिख रहा है, राइट, लेकिन एक्चुअल में बड़ा नहीं बल्कि छोटा है, तो ये वाली डिस्टेंस क्या नियरली ए बी के इक्वल होगी, बिल्कुल। तो एक चीज एकदम क्लियर है कि ए एन की वैल्यू नियरली इक्वल होगी किसके, ए बी के, क्लियर है। और ए बी की वैल्यू क्या होगी, सोचो आर जो डिस्टेंस है वो कहां से ली गई है, ओ से ए तक, तो ओ से लेकर के आर है, तो पूरे आर में से अगर ओ बी माइनस कर लो, पूरे आर में से ओ बी माइनस कर लो तो काम बन जाएगा अपना। और आर में से ओ बी तो भी निकाला हमने, एल कॉस थीटा। सो क्लियर है आप लोग का ये। तो हमने कौन सा डिस्टेंस निकाल लिया, एन ए डिस्टेंस। क्या मैंने डायरेक्ट निकाला, नहीं, लॉजिक से निकाला, क्लियर। हमने निकाला ए बी और ए बी को नियरली बोला ए एन के इक्वल। सिमिलरली सोचिए, क्या ए से लेकर के एम तक की डिस्टेंस नियरली ए से लेकर के सी तक की है, बिल्कुल। तो अगर मैं बात करूं ए से लेकर के एम तक की डिस्टेंस क्या नियरली ए से लेकर के सी तक की होगी, बिल्कुल। और ए सी डिस्टेंस निकालना बेहद आसान, ए में ओ को ऐड, ए ओ में ओ सी को ऐड करो, और ए ओ तो पता ही है, ए ओ तो पता ही है, स्मॉल आर, और ये क्या हो गई, ओ सी अभी निकाला यहां पे एल कॉस थीटा। तो साफ क्लियर है कि यहां से डिस्टेंस होगी आर माइनस एल, सोचो आर माइनस एल कॉस थीटा, और यहां से डिस्टेंस होगी आर प्लस एल कॉस थीटा। सो अब तो कुछ है ही नहीं, डिस्टेंसेस आपने निकाल लिया, बस फॉर्मूला यूज करना है और ऐड करना है दोनों को। तो चलिए अब क्या करते हैं, पोटेंशियल एट ए निकालते हैं। तो पोटेंशियल एट ए इज इक्वल टू द सम ऑफ पोटेंशियल ड्यू टू एम एंड सम ऑफ पोटेंशियल ड्यू टू एन। सो पोटेंशियल एम के वजह से क्या होगी, सोचो माइनस माइनस में होगी के क्यू बाई आर वन प्लस के क्यू बाई आर टू, क्लियर। और आर वन यानी कि एम ए, और एम ए तो हमने निकाल रखा है। सारे डेटा को यहां पे पुट करते हैं। अगर हम एलसीएम लेते हैं के क्यू कॉमन ले लेते हैं, राइट। ऐसा करते हैं ना, के क्यू कॉमन लेकर के एलसीएम लेते हैं, तो के क्यू कॉमन लेंगे और एलसीएम लेंगे तो यहाँ -1 होगा, और इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, माइनस टाइम्स ऑफ आर माइनस एल कॉस थीटा, और प्लस यहाँ के क्यू आपने निकाल रखा है तो +1 है, तो 1 टाइम्स ऑफ आर प्लस एल कॉस थीटा। सिंपल सॉल्व करना है इसको। अब जरा गौर से सोचो, माइनस आर और प्लस आर कैंसिल हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस एल कॉस थीटा प्लस एल कॉस थीटा 2l कॉस थीटा। ध्यान से देखें ऊपर क्या होने वाला है, 2l कॉस थीटा, और नीचे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, क्लियर है। अब एक चीज लॉजिकली सोचो, क्या डायपोल काफी छोटी लेंथ की होती है, बिल्कुल। तो जब डायपोल वेरी स्मॉल है, यानी एल इज वेरी वेरी स्मॉल कंपेयर टू आर, और कॉस थीटा तो 1 से कम ही होती है ना, मैक्सिमम 1 होती है, ऐसे 1 से कम होती है, तो 1 से कम क्वांटिटी को स्क्वायर करोगे तो और भी 1 से कम होगी। यानी अगर मैं एल स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर सकता हूं तो एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा तो एल स्क्वायर से भी छोटी है ना, तो उसको तो और भी नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो एल वेरी वेरी लेस कंपेयर टू आर, तो मैं क्या कर सकता हूं, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा को लगभग लगभग हम क्या लिख लें, आर स्क्वायर। तो पुट करते हैं, तो पोटेंशियल एट ए क्या होने वाली है, के क्यू 2l कॉस थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, और q इंटू 2l आपको पता है डायपोल मोमेंट, सो के पी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। तो ये ए पे पोटेंशियल फाइंड आउट कर लिया।
तो बहुत ही आसान है ये, बट इसमें डिस्टेंसेस के टर्म में निकाला है। बोर्ड में ये चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है कि थोड़ा सा लगता है कि कुछ थ्योरेटिकल काम कर रहे हैं, इसलिए बोर्ड में यही मेथड ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, ठीक है। कंपोनेंट वाले मेथड जनरली बोर्ड वाले लोग नहीं उसको यूज करते हैं। तो आपको जो अच्छा लगे करें, लेकिन बोर्ड में आपको यही मेथड प्रेफर करना चाहिए। तो चलिए, क्या हमने देखा, पोटेंशियल एट ए इज के पी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। कभी कभी इसको ना वेक्टर फॉर्मेट में भी कुछ लोग लिख देते हैं, और बहुत ही आसान है, वो आप देख सकते हो। तो वेक्टर फॉर्मेट में अगर लिखें, ध्यान से सुने, पोटेंशियल वेक्टर नहीं है, लेकिन इसको वेक्टर के टर्म में लिखना चाहते हैं। कैसे, वो देखो, के रहने देते हैं, पी क्या, पी को ऐसे लिखते हैं, गौर से सुनना, पी डॉट आर डिवाइडेड बाई आर का क्यूब। थोड़ा एक बार सोचो, पी डॉट आर करेंगे तो क्या होगा, पी इंटू आर इंटू कॉस थीटा, जहां थीटा किसके किसके बीच का एंगल है, पी और आर के बीच। सोचो, पी यहां पे क्या था, माइनस क्यू से प्लस क्यू, यही ना पी वेक्टर थी, और आर वेक्टर कौन सी थी, ये क्या इसी के बीच एंगल थीटा था, बिल्कुल। तो साफ क्लियर है कि पी डॉट आर करने से पी आर कॉस थीटा हम लिख पाएंगे, और नीचे आर क्यू किया, एक आर से आर कैंसिल हो जाएगा, तो वापस पहले वाली चीज आ जाएगी। तो ये ज्यादा क्लियर कंसेप्ट देता है, क्लियर है। और इसलिए ये मेथड बताया मैंने कि कभी कभी आपको पी वेक्टर फॉर्मेट में होगा, और पॉइंट जो होगा वो क्या होगा, 1 2 3 के लोकेशन में गिवन होगा, तो वहां थोड़ा प्रॉब्लम होने लगती है कि हम कैसे वो बनाएं। और डायपोल का जो मिड पॉइंट जनरली नहीं देता है, सीधे डायपोल का लोकेशन गिवन होगा, ठीक है। तो वैसे केस में हम लोग ये मेथड, ये फॉर्मूला जो होता है काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो चलिए, आप इस चीज को अच्छे से कॉपी कीजिए, और मैं इस पे बेस्ड एक छोटा सा सवाल आपको सेट करके बताता हूं। तो पहले इस चीज को कॉपी कीजिए, फिर हम लोग सवाल करते हैं, और सवाल करने के बाद फिर वापस हम लोग क्या पहुंचेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्लियर है। आइए एक छोटा सा सवाल देखते हैं। सवाल कुछ इस तरीके का है, यहां पे एक डायपोल का सिंबल दे रखा है कुछ इस तरीके से, राइट, और इसका वैल्यू उन्होंने दे रखा है 3i माइनस 4j, क्लियर। और इसका जो लोकेशन है, मतलब इसके सेंटर का जो लोकेशन है वो है 1 2 3, और यहां पे एक P पॉइंट ली गई है, और उसका, या फिर A पॉइंट ले लेता हूं, इसका लोकेशन है 4, 3, 2, और आपसे पूछा गया है कि इस डायपोल के वजह से इस पॉइंट पर आप पोटेंशियल बताएं। फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए। अब कैसे हम बनाएं इस चीज को, ऑब्वियसली इसको वेक्टर मेथड से ही हम बना पाएंगे, ठीक है, बहुत आसानी से बन पाएगा। तो क्या था, अगर आपको याद हो, वेक्टर मेथड में मैंने बताया था के पी डॉट आर डिवाइडेड बाई आर की क्यूब। आर क्या है, ये वाली डिस्टेंस वेक्टर की मैग्नीट्यूड है, और पी तो आपको पता ही है, और आर वेक्टर। तो सबसे पहले मुझे आर वेक्टर चाहिए होगा, पी वेक्टर गिवन है, और फिर आर की मैग्नीट्यूड करके और आंसर कर लेते हैं। तो चलिए, इस रिजल्ट को हमें ध्यान रखना है। तो सबसे पहले आर वेक्टर निकालते हैं। आर वेक्टर आपको पता है, इसमें से इसको माइनस करते जाएंगे, आई जे के बैठाते चले जाएंगे। तो 4 में से 1 गया 3i कैप, और 3 में से 2 गया 1 यानी जे कैप, और 2 में से 3 गया माइनस के कैप। तो आर निकाल लिया, तो आर की मैग्नीट्यूड भी निकाल लेते। तो 3 3 जा 9, 1 एंड 1, कितना हो जाएगा ये 11। तो आर की अगर मुझे क्यूब की जरूरत पड़े तो क्या होगी, 11 रूट 11, क्लियर है, रूट 11 रूट 11 रूट 11, तो 11 रूट 11। चलिए अब फटाफट करते हैं। तो पोटेंशियल एट ए निकालते हैं, के का मतलब 9 इंटू 10 की पावर 9, आपको पता ही है। पी डॉट आर, पी रहा और आर ये रहा, चलो डॉट डायरेक्ट लगाते हैं, आई को आई के साथ करते हैं ना, तो 3 3 जा 9, माइनस 4 और 1 यानी -4, तो 9 में से 4 गया, सोचो तो 9 में से 4 गया, ऑब्वियसली 5 आएगा। आप डॉट लगा लेना, अगर आपको दिक्कत है तो आप यहीं पे कर लेना, पी डॉट आर अलग से कर लेना, राइट। पी को पूरा का पूरा एक बार लिख जाना, फिर आर को लिख जाना और डॉट लगाना, तो 3 3 जाके क्या हो जाएगा 9 और -4 हो जाएगा, दैट इज 5। सो ये रहा के डॉट पी डॉट आर हो गया, और आर का क्यू, और आर का क्यू तो आपने निकाल रखा है। आर का क्यू क्या है, सोचो 11 रूट 11, तो 45 11 रूट 11 इंटू 10 की पावर 9, राइट। और पोटेंशियल की यूनिट क्या होती है, वोल्ट, सब एसआई है, राइट, तो क्या होगा वोल्ट। सो बहुत ही आसान है, बट ये आसान तब हो पाया जब हमने इसको क्या किया, वेक्टर के फॉर्मेट में लिख पाया, तो क्लियर है। अब एक छोटी सी चीज और समझते हैं
जैसा कि जस्ट हमने प्रीवियस केस किया था जो किसी आर थीटा पे हमने जो पोटेंशियल निकाला, तो उसी के बारे में थोड़ी सी चीज चर्चा करते हैं जो ऑलरेडी आप समझ रहे हो। अभी हम लोगों ने क्या देखा कि किसी भी आर थीटा पे पोटेंशियल हमने क्या निकाला डायपोल के वजह से, और इसलिए वो आपको याद ही हो गया है, वो है के पी बाई, सोचो यही था ना, के पी कॉस थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। एक छोटी सी चीज जो मुझे बतानी थी, हमने दो केस अलग से भी किए थे। जब ये पी पॉइंट या ए पॉइंट जो भी है, जब यहां पे हो जाता था, जिसको हम लोग बोलते थे एक्सियल पोजीशन, तो सोचो ये एक ऐसा जनरल फॉर्मूला है जो वो दोनों केसेस को डायरेक्ट हैंडल करेगा। कैसे? मान लो कि ए पॉइंट केस मैं आपको यूज करके सिखाऊं, ए इज एट इंड ऑन पोजीशन। अब इंड ऑन पोजीशन पे होगा तो जरा आप एक बार विचार करो कि थीटा कितनी हो जाएगी। थीटा 0 डिग्री हो जाएगी। जब ये वाला पॉइंट खसकते यहाँ पे आ जाएगा तो थीटा कितना होगा? 0 डिग्री। और cos 0 की वैल्यू 1। क्लियर है? तो पोटेंशियल एट ए क्या हो जाएगी जब यहाँ पे हो जाएगा? तो सोचो, तो क्या के पी बाई आर स्क्वायर, और वाकई हमने एक्सियल पोजीशन पे या फिर इंड ऑन पोजीशन पे यही निकाला था, के पी बाई आर स्क्वायर। क्लियर है? और केस बी, जब ये यहाँ पे हो जाता था, जिसको हम लोग इक्वेटोरियल पोजीशन या ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन या परपेंडिकुलर पोजीशन जो भी था, तो जो पोजीशन है यहाँ पे थीटा क्या हो जाता? 90 डिग्री। तो सोचो अगर मैं ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन की बात करता, ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन की, तो ऑब्वियसली वहाँ पे थीटा क्या हो जाती? 90 डिग्री हो जाती। और थीटा 90 डिग्री होने से ये पूरा का पूरा क्या हो जाता? टर्म ही खत्म हो जाता। तो पोटेंशियल एट ए पे क्या हो जाता? वहाँ 0। तो साफ क्लियर है कि इस जनरल फॉर्मूला से हम कहीं का भी पोटेंशियल निकाल सकते हैं। क्लियर? जनरल पॉइंट्स का भी निकाल सकते हैं, और जो हमने दो रिजल्ट्स पहले डिराइव कर रखे हैं, एक्सियल और ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन, वहां भी हम पोटेंशियल फाइंड आउट कर सकते हैं। तो होपफुली क्लियर है, और आपको यही रिजल्ट याद रखना चाहिए। ठीक है? कैसे है आपको दो मेथड से बताया मैंने आपको। तो चलिए, इस तरह से हमने क्या किया, पोटेंशियल कवर कर लिया कि किसी भी डायपोल की वजह से किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगी, हम लोग आराम से निकाल पाएंगे। क्लियर है? तो चलिए इस चीज को कॉपी कर लीजिए, और अब हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल के वजह से फिर डिफरेंट पोजीशंस पे, राइट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे निकालते हैं। चलिए कीजिए इसको पहले। आइए अब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करते हैं डिफरेंट पॉइंट्स पर ड्यू टू अ डायपोल। तो मैंने ऑलरेडी हेडिंग लगा रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। 3 पोजीशंस जस्ट प्रीसीडिंग जैसे किया वैसा ही यहां भी करने वाले हैं। एंड ऑन पोजीशंस पे निकालने वाले हैं, एक्सियल पोजीशन पे, या ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन जिसे हम लोग इक्वेटोरियल पोजीशन भी कहते हैं, वहां भी निकालेंगे, और साथ साथ एक जनरल पॉइंट आर थीटा पे भी हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहला डिस्कशन करेंगे द एंड ऑन पोजीशंस। तो सबसे पहला डिस्कशन करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट end on position due to dipole। क्लियर? तो सपोज करो कि आपके पास कोई डायपोल है, -q +q, और एंड ऑन पोजीशन पर कोई p पॉइंट है या फिर a पॉइंट ले लेता हूं, और सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस पे, सेंटर का नाम a O कर लेते हैं, या फिर इसका नाम M कर लेते हैं, इसका नाम N कर लेते हैं, और ये L और L। जस्ट प्रीवियस की तरह करते हैं। A पे जो इंटेंसिटी होगी, देखिए ध्यान से, इंटेंसिटी वेक्टर है, राइट, तो उसको ध्यान से सोचना पड़ेगा। +q के वजह से, यानी N पे जो चार्ज है उसके वजह से यहाँ की जो इंटेंसिटी होगी जस्ट आउटसाइड होगी, जिसको मैं E ड्यू टू N बोल रहा हूं। और इसी जगह पर M के वजह से इंटेंसिटी जस्ट उसकी तरफ होगी, क्योंकि वो निगेटिव चार्ज है, E ड्यू टू M। और ये ज्यादा दूर हो गई इससे, और ये थोड़ा करीब हो गया, तो En डेफिनेटली क्या होगा? ज्यादा होगा। किससे? Em से। ये तो ऑब्वियस सी बात है ना, जो पास होगा ना उसकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी, और जो दूर होगा उसकी इंटेंसिटी कम होगी। क्लियर है? तो चलिए, ये तो पता पड़ गया कि यहां पे इंटेंसिटी दो चार्जेस की वजह से होगी, प्लस के वजह से आउटसाइड और माइनस की वजह से जस्ट इनसाइड। तो नेट इंटेंसिटी क्या करेंगे? इसकी वैल्यू निकाल करके बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस कर लेंगे। सो एंड ऑन पोजीशन पर नेट इंटेंसिटी किस साइड होने वाली है? जस्ट इस साइड। ठीक है? और इस साइड का क्या मीनिंग? देखिए इस साइड का क्या मीनिंग, देखिए -q से +q की तरफ ना डायपोल है, डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन, यानी एक्सियल पोजीशन पे
डायपोल मोमेंट के डायरेक्शन में इंटेंसिटी हो रही है। ध्यान से देखिए, एक्सियल पोजीशन पर डायपोल मोमेंट के डायरेक्शन में इंटेंसिटी होगी। क्या होगी वो तो हम लोग कैलकुलेट करेंगे, पहले फिलहाल हम लोग साइड से समझते हैं कि इंटेंसिटी किधर होगी। वो तो आपको पता पड़ेगा किधर होगी, जस्ट इधर होगी। एक चीज और आपको सोचना चाहिए, इस साइड में इंटेंसिटी किधर होगी। अभी फिलहाल कैलकुलेट तो नहीं करेंगे, कैलकुलेट किसी एक साइड में करेंगे, लेकिन आप कंसेप्चुअली देखिए कि किधर होगी। क्या अभी माइनस क्यू के पास आ गए? बिल्कुल। प्लस क्यू से दूर है? बिल्कुल। तो यहां पे दो इंटेंसिटी, एक माइनस के वजह से और एक प्लस के वजह से। तो माइनस के वजह से ज्यादा होगी, सोचो तो, माइनस की वजह से ज्यादा होगी और प्लस की वजह से कम, क्योंकि दूर हो गए। तो नेट इंटेंसिटी किधर होने वाली है? आगे ही होने वाली है। तो बड़ी कमाल की चीज है, एक्सियल पोजीशन पे हम यहां रहे या यहां रहे, इंटेंसिटी हमेशा किसकी तरफ होती है? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के डायरेक्शन में। होपफुली ये चीज क्लियर है। तो डायरेक्शन तो पहले ही हम लोग क्लियर कर लिए कि किसी भी डायपोल के एक्सियल पोजीशन पर अगर आपको इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है तो उसकी डायरेक्शन हमेशा पी के डायरेक्शन में, चाहे वो लेफ्ट हो या फिर राइट हो। क्लियर है? अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि वैल्यू कितनी होगी। चलिए, तो सबसे पहला एन से लेकर के ए तक की डिस्टेंस मेजर करनी पड़ेगी, क्योंकि इस चार्ज से मुझे डिस्टेंस चाहिए होगा, फिर इस चार्ज से डिस्टेंस चाहिए होगा। तो कैलकुलेशन के लिए सबसे पहले तो एन ए कैलकुलेट करते हैं, राइट। तो एन से ए तक की डिस्टेंस सोचो, ये पूरी क्या है? आर में से एल माइनस कर लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा? आर माइनस एल। सिमिलरली एम से लेकर के ए तक की डिस्टेंस करेंगे तो आर प्लस एल, राइट। आर पूरा और ये वाली डिस्टेंस एल। अब चलिए इंटेंसिटी एट ए निकालते हैं, तो वो होने वाली है इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज एट एन माइनस इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज एट एम। ये चीज मैंने डायरेक्ट लिखा है। ई एन का वैल्यू सबको पता है, के क्यू बाई आर या आर स्क्वेयर। तो क्या होगी वो डिस्टेंस? देखिए तो वो डिस्टेंस एन ए है और एन ए की वैल्यू है आर माइनस एल की होल स्क्वेयर, और ये के क्यू बाई आर प्लस एल की होल स्क्वेयर, राइट। केवल वैल्यू लिखा है, माइनस तो ऑलरेडी हमने लगा रखा है डायरेक्शन की वजह से। अब जरा गौर से देखिए, कॉमन ले लीजिए, क्या होने वाला है? आर माइनस एल होल स्क्वेयर और आर प्लस एल होल स्क्वेयर। बस इसका सॉल्यूशन करें, ऊपर हो जाएगा आर प्लस एल होल स्क्वेयर माइनस आर माइनस एल होल स्क्वेयर, और नीचे देखते हैं तो आर माइनस एल होल स्क्वेयर और आर प्लस एल होल स्क्वेयर। क्लियर है? अगर आप ध्यान से देखें तो ऊपर क्या दिख रहा है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, या ए प्लस बी होल स्क्वायर कर लो, ए माइनस बी होल स्क्वायर करो, दोनों को ऐड कर, माइनस कर लो, जैसे भी करना है कर लो। चलो सॉल्व करते हैं। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी करके देखते हैं। सोचो, ए प्लस बी करेंगे, थोड़ा शॉर्टकट करते हैं हम लोग। ए प्लस बी करेंगे तो ये दोनों क्वांटिटी कट जाएंगी और क्या मिलेंगी? सोचो 2r मिलेंगी। क्या मिलेंगी? 2r। मैं शॉर्टकट करता हूं, आप पूरा लंबा से करेंगे। तो क्या करेंगे? ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर मिला तो क्या हुआ? सोचो ए प्लस बी कर लिया तो ये माइनस एल और प्लस एल कैंसिल, तो 2r बचा, राइट। अब जब ए माइनस बी करेंगे तो r प्लस एल में से r माइनस एल माइनस करेंगे तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो अब की बार l और l क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा और r और माइनस r कैंसिल हो जाएगा, तो 2l आने वाला है। क्या आने वाला है? 2l। नीचे आते हैं, नीचे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, पूरे का एक साथ स्क्वायर कर ले तो क्या होगा? सोचो तो, हम इस तरह से लिख सकते हैं, पूरे का होल स्क्वायर। देख लीजिएगा ये चीज, सॉल्यूशन थोड़ा सा आप खुद से कर लीजिएगा, इतना तो आप कॉमन सेंस से कर ही पाएंगे। तो ये क्या होने वाला है? ऑब्वियसली देख सकते हैं आप, इसको हम ऐसा कर ले, 2 को बाहर कर लेते हैं, एक को, और r इंटू 2l, तो 2l को यहाँ पे कर लेते हैं और r को ऐसे। अब ध्यान से देखिए क्या है? a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का पूरे का होल स्क्वायर है। अब ध्यान से देखिए k इंटू 2l को हम क्या बोल पाते हैं? p। यहाँ पे मैं करता हूँ, तो इंटेंसिटी हो गया 2 पीछे k पीछे, और k इंटू 2l को मैं p बोल पा रहा हूँ, इंटू r डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ तक तो ठीक है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो भी डायपोल में हम लोग बात कर रहे होते हैं तो एल पे तो डिपेंडेंसी होती नहीं, क्योंकि एल क्या है? काफ़ी छोटा हम लोग ले रहे होते हैं। तो एल इज़ वेरी स्मॉल कंपेयर टू आर, सो स्मॉल आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर को नियरली हम क्या लिखेंगे? आर स्क्वायर। तो फाइनल इंटेंसिटी की वैल्यू क्या आ जाएगी? जरा चेक करें। तो फाइनल इंटेंसिटी हो जाएगी 2kPr, नीचे हो जाएगी आर स्क्वायर की होल स्क्वायर यानी R4, और एक कट जाएगा तो फाइनल इंटेंसिटी हो जाएगा 2kP/r क्यूब।
तो इस रिजल्ट को आप हमेशा दिमाग में रखेंगे, बहुत काम का है। तो फाइनल हमने क्या देखा, किसी भी डायपोल के वजह से एक्सियल पोजीशन पे इंटेंसिटी की वैल्यू होती है 2 kp/r³ और उसकी डायरेक्शन हमेशा डायपोल मोमेंट के डायरेक्शन में, चाहे हम इधर जाएं चाहे हम इधर जाएं। क्लियर, वैल्यू वही होगी। अब इधर भी जाओ तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। बस वहां पे क्या होगा कि मतलब पहले इसका लिखेंगे और इस साइड में, और इसके वजह से इस साइड में, तो फिर घटेगा तो एक्चुअली सेम ही होगा ना। जो डिस्टेंस इसके लिए अब की बार r-l हो रही है, इसके लिए फिर वो r-l होने लगेगी। आप खुद से भी करके देख सकते हो। सो आप इस साइड में जाओ या इस साइड में, इंटेंसिटी क्या होगी 2 kp/r³ और डायरेक्शन एकदम से क्लियर है। तो होपफुली ये चीजें समझ में आई होंगी, ठीक है। बोर्ड के लिए और सब जगह के लिए काफी इंपॉर्टेंट है ये। तो आप रिजल्ट को मेमोराइज कर लीजिए, कैसे आया ये भी आप देख लिए, ठीक है। तो चलिए इस चीज को आप कॉपी कीजिए, फिर हम लोग सेकंड केस आएंगे एट ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। तो पहले इसको अच्छे से क्लियर कीजिए। आइए अब हम लोग सेकेंड केस लगाते हैं। पहला केस तो हमने लगा लिया एट एंड ऑन पोजीशन, सेकेंड केस लगाते हैं एट ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। ऐसा कुछ है, यहां पे -q, यहां पे +q, और यही पोजीशन है जहां पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, राइट। तो यहां पे एक पॉइंट ले लेते हैं, ये पूरी की पूरी L है, ये L है, और ये स्मॉल r डिस्टेंस पे हम सेंटर से जा रहे हैं। पॉइंट्स वही रखते हैं mn, और यहाँ पे E है। अब इस चीज़ को आप अच्छे से देखिए, ये परपेंडिकुलर है, यहाँ से डिस्टेंस तो बेहद आसान है, r² + l², और ये भी डिस्टेंस सिमिलर होगी r² + l², ठीक है। अब ध्यान से सुने, बहुत लोगों के मन में होगा कि सर इसके वजह से और इसके वजह से पोटेंशियल जीरो होती थी तो शायद इंटेंसिटी भी जीरो हो। ये कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि पोटेंशियल इसलिए जीरो होती थी कि पोटेंशियल वेक्टर नहीं थी, एक पॉजिटिव आई थी और एक नेगेटिव आई थी, डायरेक्ट कट के जीरो। लेकिन यहाँ जीरो नहीं होगा इंटेंसिटी, क्योंकि इंटेंसिटी में डायरेक्शन है। अब सोचिए प्लस की वजह से यहाँ पे इंटेंसिटी क्या होगी, जस्ट Na को ज्वाइन करने वाले आउटवर्ड डायरेक्शन में इंटेंसिटी ड्यू टू n इस साइड में होगी, और इसके वजह से उसकी तरफ होगी ना ऐसे, इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज एट m। ये बात अलग है कि दोनों की वैल्यूज इक्वल होगी। क्यों इक्वल होगी, सोचो, चार्ज क्यू है, डिस्टेंस सेम ही है, तो इंटेंसिटी En और Em की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। हाँ, उसकी जो नेट वेक्टर सम होगी वो कुछ और डायरेक्शन में होगी, वो चीज हमें देखना है, ऐसा कुछ। क्लियर है। अब इस चीज को थोड़ा समझते हैं। सबसे पहले तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट A ड्यू टू +q और -q, ड्यू टू +q और -q, तो वो दोनों इक्वल होगी, और वो कितनी होगी, kq/r², और r² इन इसका स्क्वायर करेंगे तो ऐसा कुछ हो जाएगा। क्लियर, ये तो हमने निकाल लिया। चलो अब थोड़ी सी डायरेक्शन पे चर्चा कर लें। अब सोचिए, क्या ये वाली एंगल अगर थीटा है तो ऑब्वियसली ये भी एंगल की थीटा होगी, क्योंकि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इक्वल एंगल हो। अब सोचिए, अगर ये थीटा, ठीक, तो यही लाइन आगे बढ़ी और ये वाली तो इसी लाइन पे है, तो ये पूरा का पूरा क्या होगी, एक्सटीरियर होगी। एक्सटीरियर एंगल इंटीरियर का क्या होता है, सम होता है ना, इन दोनों का सम होगा, तो ये 2θ हो जाएगा। अब सोचो, मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि आपके पास अगर दो वेक्टर्स हैं और दोनों की मैग्नीट्यूड इक्वल है, अच्छे से सुनिएगा, अगर दो वेक्टर है और दोनों की मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल, तो इन दोनों का रिजल्टेंट हम इस तरीके से निकालते हैं और एग्जैक्टली बीच में होती है। अगर ये 60 है तो ये 30 पर और ये 30 पर। अब सोचिए, ये वाली वेक्टर और ये वाली वेक्टर की मैग्नीट्यूड तो इक्वल है ना, और दोनों के बीच एंगल कितना है, थीटा। तो अगर मैं इसका रिजल्टेंट निकालूं तो ये तो तय है कि ये वाली थीटा होगी और ये वाली थीटा। अब एक चीज और सुनो, ऊपर वाली थीटा और ये वाली थीटा तो क्लियर हो गया। अब सोचो, इस लाइन को जरा ऑब्जर्व करो, यहां से एक लाइन ऐसे गई, क्लियर, यहां से लाइन एक ऐसे गई, और इस जगह पर एक वेक्टर ऐसे जा रही है, एक लाइन ऐसे जा रही है, जो कि यहां से थीटा एंगल पर है। यही तो मैंने प्रूफ किया ना, यहां से ये कितने एंगल पर है, ये तुम्हारा पूरा 2θ है, ये थीटा हो जाएगा और ये थीटा हो जाएगा। क्लियर है। तो सोचो, ये थीटा है और ये लाइन ऐसे गई है, तो इसका क्या मतलब निकलता है भाई, अगर ये थीटा और ये थीटा लड़ रही है, दोनों
मैच कर रही है, तो ये वाली और ये वाली लाइन क्या एक दूसरे के पैरेलल होगी? जरा इस चीज को फील करो, पैरेलल की प्रॉपर्टी यही है। तो यानी ये वाली थीटा और ये वाली थीटा, तो ये वाली लाइन क्या हो गई? पैरेलल। तो कमाल का चीज मिला कि ये वाली जो वेक्टर मिल रही है, यानी ई जो नेट मिल रही है हमें, वो इस डायरेक्शन के, यानी पी का जो डायरेक्शन था, जरा गौर से देखिएगा, पी का डायरेक्शन ये था, तो पी डायरेक्शन के जस्ट क्या मिल रही है? अपोजिट। प्रीवियस केस में क्या था, याद करिए, प्रीवियस केस में था कि इंटेंसिटी ऐसे होती थी और पी भी ऐसे होता था, उसी के डायरेक्शन में, चाहे हम यहां गए हो या यहां गए हो। होपफुली क्लियर है। तो यहां पे क्या हो रही है? इस जगह पर इंटेंसिटी एग्जैक्टली पी के अपोजिट मिल रही है। ठीक है, कितनी मिल रही है उस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल तो भी डायरेक्शन पे बात करते हैं। तो क्या ये चीज एकदम 100% क्लियर है कि भाई पी के डायरेक्शन के क्या होगी? जस्ट अपोजिट होगी इंटेंसिटी। कैसे होगी, मैंने फिर से एक बार क्लियर करना है। ये थीटा, राइट, तो ये पूरा एक्सटीरियर है तो 2 थीटा, और ये वेक्टर इक्वल है, तो इनका रिजल्टिंग वेक्टर जो होगा वो एग्जैक्टली बीच में होगी। तो यानी ये थीटा और ये थीटा, जब ये थीटा और ये वाली लाइन जा रही है, ये भी थीटा, यानी ये थीटा मैच किया, यानी ये वाली लाइन क्या होगी? पैरेलल। तो साफ क्लियर है कि पी के क्या होगी? एंटी डायरेक्शन में होगी। तो डायरेक्शन तो क्लियर हो गया। अब वैल्यू की बात है, तो वैल्यू निकालना तो बहुत ही आसान है, राइट। तो देखिए वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहला काम करते हैं, ई नेट निकालने के लिए ये वाली वेक्टर और ये वाली वेक्टर का वेक्टर सम यूज करना पड़ेगा। तो अगर मैं ई नेट निकालूं तो आपको पता ही है फॉर्मूला, ई एम का स्क्वायर, ई एन का स्क्वायर, 2em ई एन और उनके बीच का एंगल 2 थीटा एंगल है। ध्यान से देखें, 2 थीटा टोटल वेक्टर दोनों के बीच का एंगल है। अब ई एम और ई एन तो इक्वल है, तो इक्वल को कोई एक सिंगल क्वांटिटी डाल लेते हैं, यानी ई एम ही डाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा ई एम इंटू ई एम स्क्वायर और कॉस 2 थीटा, राइट। अब पूरी चीजों को एक बार सॉल्व करते हैं। तो 2em का स्क्वायर देखो, यहाँ 2em का स्क्वायर, यहाँ 2em का स्क्वायर एक ही साथ कॉमन ले लेते हैं ना अंदर में। तो 2em का स्क्वायर 1 प्लस कॉस 2 थीटा। थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री अगर आप इसमें यूज करो तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा, यानी इस एंगल का हाफ हो जाता है। अब 2 एक बार बाहर निकलेगा, em भी एक बार और कॉस थीटा भी एक बार। तो इस तरह से अपना इंटेंसिटी ये आ गया 2em, और em का वैल्यू हमने निकाल के रखा हुआ है, राइट। em या en का वैल्यू है kq बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, राइट। और कॉस थीटा का वैल्यू हम चाहे तो डाल सकते हैं, जस्ट नेक्स्ट स्टेप में हम लोग डाल लेते हैं। अगर हम कॉस थीटा का वैल्यू इसमें यूज करें, कॉस थीटा l डिवाइडेड बाई दिस, सो l डिवाइडेड बाई रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अगर आप अच्छे से देखें तो q टाइम्स ऑफ 2l, q टाइम्स ऑफ 2l, p आने वाला है तो kp ऊपर तो आ ही गया, और नीचे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। वापस जस्ट अप्रोक्सीमेशन यूज करते हैं, l काफी छोटा है, l इज वेरी वेरी स्मॉल कंपेयर टू r, सो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर नियरली आर स्क्वायर। तो नियरली आर स्क्वायर डालेंगे तो आर स्क्वायर की पावर 3/2, सोचिए क्या आ जाएगा, सोचिए एक बार, kp बाई नीचे क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर की पावर 3/2, तो 2 से 2 कैंसल, क्या हो जाएगा, kp बाई आर क्यू। तो अगर आप ध्यान से देखें तो जो वैल्यू हम एक्सियल पे निकाल रहे थे 2 kp बाई आर क्यू, इक्वेटोरियल पर उसका जस्ट हाफ आ रहा है kp बाई आर क्यू, और डायरेक्शन भी जस्ट क्या हो रही है, अपोजिट आ रही है। उसमें डायरेक्शन क्या थी, पी के डायरेक्शन में, यहां पी के जस्ट अपोजिट। तो एक बात तो हमें पूरा क्लियर समझ में आया कि E एट इक्वेटर डिवाइडेड बाई E एट एक्सियल, कौन दो गुनी है, एक्सियल वाली दो गुनी है, तो ये कितनी रेशियो होनी है, 1:2। यानी कभी भी अगर आपसे एक्सियल का वैल्यू दे दिया गया तो इक्वेटर पर निकालने नहीं जाना है, डायरेक्ट आंसर कर देना है, राइट। एक्सियल पे जब भी निकालना है तो एक्सियल पे जब भी करना है तो इक्वेटर के वैल्यू का ट्वाइस, या फिर इक्वेटर पे जब निकालनी हो तो एक्सियल के वैल्यू का हाफ। तो बहुत ही सिंपल है। तो होपफुली आपका एक चीज क्लियर होगा, मैंने हर चीज क्लियर किया, डायरेक्शन भी क्लियर किया, वैल्यू भी क्लियर किया, राइट, और अप्रोक्सीमेशन तो हर जगह मैं क्लियर कर ही रहा हूं।
तो दो केसेस तो हम लोग ने कर लिए। पहला केस इंड ऑन पोजीशन, दूसरा ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। पहले तो आप इस चीज को कॉपी कीजिए और फिर हम लोग आते हैं किसी भी पॉइंट आर थीटा पे। और जैसा कि पोटेंशियल में भी आर थीटा पे जब मैं निकाला था तो दो मेथड आपको बताया था, सिमिलरली यहां भी आर थीटा पे निकालने के मेरे पास दो तरीके हैं और मैंने दोनों तरीके यहां पे क्लियर करना है। तो चलिए कॉपी किया जाए इसको। आइए अब किसी भी पॉइंट आर थीटा पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करते हैं। तो इसके लिए सिंपल सा एक डायपोल कंसीडर करते हैं इस साइड में, और यहां पे कोई पॉइंट ले रहे हैं, स्मॉल एल, और ये कुछ m है और ये n है, o ले लेता हूं इसको, और ये पूरी एंगल थीटा और ये r और ये a, इसको हम लोग बोलते हैं r, थीटा। हमें इसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। क्लियर है? अब इसमें हमने जैसा कि बताया आपको दो मेथड से सॉल्व करेंगे। मेथड 1 कंपोनेंट मेथड, राइट? वहां भी कंपोनेंट मेथड बताया था। अब ध्यान से आप ऑब्जर्व कीजिए, -q + q, तो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन कुछ इधर होगी। क्लियर? अब एक चीज फिर से ऑब्जर्व कीजिए, फिर से उस चीज को एक बार रिवाइज करता हूं। मैंने क्या आपको बताया कि अगर कोई डायपोल मोमेंट इस साइड में हो तो इसके एक्सियल पोजीशन में, हम इधर हो या इधर हो, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन जस्ट इस साइड ही होती है और इसकी वैल्यू होती है 2kp/r³। ध्यान रखें 2kp, और p क्या था? p जो इस डायरेक्शन की डायपोल मोमेंट है उसी के वैल्यू को मैं डाल रहा हूं, 2kp/r³। अगर इस साइड में cos होता तो 2kp cos θ/r³, साइन होता तो 2kp sin θ/r³। सो क्लियर है? और इसी के इस डायपोल जो मोमेंट है ना, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जस्ट यहां पे हमने आपको बताया, यहां पे जब हम इंटेंसिटी फाइंड आउट करते हैं तो इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में आती है, और वो क्या आती है? जो वैल्यू इसकी होती है उसी की kp/r³, यानी जस्ट जो वैल्यू होती है उसका हाफ हो जाता है यहाँ, राइट? तो ये तो काफी क्लियर है आपका। तो ये चीज हम पहले से समझ रहे हैं, जस्ट प्रीवियस केस में हम लोग वो डिस्कस किए थे। अब एक चीज समझिए अच्छे से, यहां पे P जो है ना, इस P का पहले तो हम दो कंपोनेंट लगाते हैं, एक इस डायरेक्शन में और एक इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो ऑब्वियसली इस साइड वाला क्या होगा? P अगर इस साइड में है तो इस साइड में हो जाएगा P cos θ, और इस साइड में हो जाएगा P sin θ। थोड़ा मैंने बड़ा बना रखा है। जैसे डायपोल का हम डायपोल मोमेंट का कंपोनेंट लेते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? इस P को अब नेग्लेक्ट करते हैं, क्योंकि P का सारा काम हम P cos θ और P sin θ से कर लेंगे। क्लियर है? अब ध्यान से देखिए, अब इस P cos θ के वजह से ये जो पॉइंट है A, वो कहां पे है? क्या P cos θ के एक्सियल पे है? सोचो, P cos θ की डायरेक्शन A के डायरेक्शन में है, तो A जो पॉइंट है वो P cos θ के एक्सियल पे हो गया। और अगर मैं P sin θ की बात करूं तो क्या P sin θ के क्या ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे है? ऑब्वियसली सोचो, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे है, बिल्कुल। तो साफ क्लियर है कि A पे इंटेंसिटी इसके वजह से किधर होगी? जस्ट ऊपर की तरफ होगी, जस्ट ऊपर की तरफ होगी, E ड्यू टू P cos θ, जिसको मैं E1 बोल रहा हूं। क्लियर? और इसके वजह से जस्ट इसके क्या होगी? जस्ट अपोजिट होगी। सोचो, जस्ट क्या होगी? अपोजिट, यानी इस डायरेक्शन में होगी, जिसको मैं E2 बोल रहा हूं। क्लियर है? तो यहां पे जो नेट इंटेंसिटी होगी दोनों का कुछ इस तरीके से होगा। इस चीज को अच्छे से फील कीजिए। P cos θ के डायरेक्शन में है तो इंटेंसिटी जस्ट E1, और P sin θ से है तो P sin θ के ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर जस्ट अपोजिट हो जाती है, तो मैंने कर लिया। और चूंकि ये दोनों परपेंडिकुलर है तो यहाँ से जो इसके एलोंग या इसके अपोजिट होंगे वो भी एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? परपेंडिकुलर हो जाएंगे। तो यहाँ पे एक बात तो क्लियर है, यहाँ पे हम लिखना चाहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट A ड्यू टू P cos θ, जिसको मैं E1 बोल रहा हूँ। तो P cos θ की वजह से वैल्यू क्या होगी? अब सोचो, क्या एलोंग वाली है? बिल्कुल। तो क्या होगी? 2kp, और 2kp/r³ होगी या 2kp cos θ? ऑब्वियसली 2kp cos θ/r³, और r ये वाली r है तो इसलिए r³ में लिख रहा हूं। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट A ड्यू टू P sin θ, तो वो क्या होने वाली है? जिसको मैंने E2 बोला है, वो होने वाली है
चूंकि इसके क्या है, सोचो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे है तो इसकी हाफ हो जाएगी यानी KP, लेकिन KP बाई आर क्यू होगी या KP साइन थीटा, KP साइन थीटा, KP साइन थीटा बाई आर क्यू। सो क्लियर है, E1 और E2 हमने निकाल लिया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि नेट इंटेंसिटी क्या है तो ऑब्वियसली दोनों 90 डिग्री पे है, तो E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर का रूट अंडर डायरेक्ट हो जाएगा। तो E एट A अगर मैं निकालूं तो क्या होगा, रूट अंडर E1 स्क्वायर और E2 स्क्वायर। तो E1 का स्क्वायर देखिए 2KP कॉस थीटा का स्क्वायर कर ले तो फटाफट कर लेते हैं, R6 हो जाएगा। और यहां पे करें तो K स्क्वायर P स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई R6। कॉमन चीजों को बाहर कर लेते हैं, K स्क्वायर P स्क्वायर बाई R6 ये कॉमन है, राइट। तो इसको बाहर करते हैं तो क्या बचेगा, 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। जब इसको बाहर करेंगे तो KP और ये हो जाएगा R का क्यू और रूट अंडर, अगर मैं एक ही T रेशियो में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और ये दोनों मैच हो जाएगा। तो ये किसी भी जनरल पॉइंट R कोमा थीटा पे इंटेंसिटी का फॉर्मूला हो गया। अभी फिलहाल हमने क्या निकाला है, ये एक वैल्यू निकाला है मैग्नीट्यूड। अब इसकी डायरेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये किस डायरेक्शन में है। अभी तो फिलहाल दिख रहा है कि सर E1 और E2 के कहीं बीच, एग्जैक्टली बीच में नहीं, कहीं उसी डायरेक्शन में, बट व्हाट इज द एग्जैक्ट डायरेक्शन ऑफ E नेट वो जानना बड़ा जरूरी है। कभी कभी उस पर भी सवाल पूछे जाते हैं, तो आइए उसके डायरेक्शन की चर्चा थोड़ा कर लें। ऐसा कुछ था सिचुएशन, राइट। ऐसा कुछ था, ये वाली कंपोनेंट P साइन थीटा और ये वाली कंपोनेंट P कॉस थीटा, राइट। अब अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पे एक इंटेंसिटी इस साइड में और एक इंटेंसिटी जस्ट इस साइड में, यही E नेट थी। E नेट को मैं थोड़ा पीछे तक बढ़ाता हूं, इसको थोड़ा आगे तक ले जाते हैं, और ये पूरा थीटा थी, राइट। अब ध्यान से देखा जाए, अगर मैं इस वाले एंगल को अल्फा बोल लूं, ध्यान से देखें, इस वाले एंगल को क्या बोल रहे हैं, अल्फा। गौर से देखें, तो अगर ये एंगल अल्फा लेते हैं तो tan अल्फा निकालते हैं तो क्या मिलेगा, सो tan अल्फा विल बी दिस बाय दिस। और ये वाली चीज क्या है, जरा गौर से सोचिए, ये वाली चीज देखो, ये वाली चीज अगर गौर से देखोगे, ध्यान से देखो, ये वाली चीज E2 है और E2 क्या है, देखो तो E2 क्या है, KP साइन थीटा बाई आर क्यू। गौर से देखो, ये वाली वैल्यू E1 थी और ये वाली E2 थी, तो ये पूरी की पूरी वैल्यू E2 होगी और ये पूरी की वैल्यू E1। तो tan अल्फा हम यूज करेंगे तो E2 डिवाइडेड बाई E1, और जैसा कि आपको पता है E2 है, ध्यान से देखें, KP साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर क्यू डिवाइडेड बाई E1 की वैल्यू है 2KP कॉस थीटा डिवाइडेड बाई आर क्यू। क्लियर है, सब कुछ कट जाएगा, बस नीचे 2 बचेगा, नीचे 2 बचेगा और ऊपर साइन थीटा और नीचे कॉस थीटा। तो फाइनली क्या होने वाला है, सो tan अल्फा विल बी tan थीटा बाई 2, सो अल्फा विल बी tan इनवर्स tan थीटा बाई 2। क्लियर है, तो बहुत ही आसान है। ये अल्फा कहां से हमने निकाला, गौर करें, ये अल्फा हमने जस्ट E1 से निकाला। किससे निकाला, E1 से, यानी ये जो अल्फा एंगल है वो E1 से निकाला है, यानी इस वेक्टर के साथ, इस वेक्टर के साथ E नेट ये एंगल बना रही है। क्लियर, तो ध्यान से हमेशा समझे कि जो E नेट है वो E1 के साथ क्या एंगल बना रही है। अगर मैं P के साथ एंगल निकालने की कोशिश करूं, किसके साथ, P के साथ, गौर से देखें, तो अगर ये अल्फा है, अगर ये अल्फा है तो ये क्या हो जाएगी, अल्फा। क्लियर है, तो ये वाली पूरी एंगल क्या हो जाएगी, 180 डिग्री माइनस अल्फा प्लस थीटा, राइट, 180 डिग्री माइनस।
अगर मैं यहाँ से ये वाली एंगल अगर बीटा निकालूँ तो क्या हो जाएगी सोचिए, तो वो हो जाएगी, सोचिए अगर मैं बीटा निकालूँ तो क्या हो जाएगा, 180 में से इस पूरे को माइनस करना पड़ेगा। तो अगर मैं बीटा निकालूँ तो 180 डिग्री माइनस 180 डिग्री माइनस अल्फा प्लस थीटा। सोचिए तो 180 180 प्लस हो जाएगा ना, तो बीटा हो जाएगा अल्फा प्लस थीटा। और अल्फा क्या है अभी निकाला, और थीटा तो आपको पहले से पता था, किसके किसके बीच का एंगल, पी और आर वेक्टर के बीच का। सो ये हो गया थीटा प्लस tan इनवर्स tan थीटा बाई 2। तो हमने पूरे क्लैरिटी के साथ नेट ई वेक्टर की डायरेक्शन फाइंड आउट कर लिया पी के साथ, क्लियर है, और हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमने फाइंड किया है, और कितना है वो थीटा प्लस tan इनवर्स tan थीटा बाई 2। सो ये रिजल्ट बेहद इंपॉर्टेंट है, वैल्यू तो इंपॉर्टेंट है ही लेकिन ये भी कम इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं आपको इस पर एक छोटा सा सवाल भी बना के बताऊंगा, ठीक है। तो पहले तो आप इस चीज को पहले एक बार कॉपी कर लीजिए, और कॉपी करने के बाद हम लोग पहले मेथड 1 को डील किए, फिर हम लोग मेथड 2 को डील करेंगे, और फिर मैं एक छोटा सा सवाल उस पर करके दूंगा, ठीक है। तो पहले इस चीज को कॉपी किया जाए। मेथड 2 देखते हैं। मेथड 2 में हम लोग पोटेंशियल का हेल्प लेंगे। एक्चुअली पोटेंशियल किसी भी आर थीटा पे हमने निकाला हुआ है, और पोटेंशियल और इंटेंसिटी में हमने रिलेशन भी स्टैब्लिश किया है, E इक्वल्स माइनस डी वी बाई डी आर, जहां आर पोजीशन होती है, राइट, और भी जहां पोटेंशियल होता है। तो हम लोग पोटेंशियल के हेल्प से सेकेंड मेथड को यूज करेंगे। यहां पे माइनस क्यू और यहां पे प्लस क्यू, और किसी भी आर पे और थीटा एंगल पे, राइट, यहां पे हमें क्या करनी है, इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। अब ध्यान से सोचिए, गौर से देखिए इस चीज को। अगर मैं ए पे बात करूं, राइट, तो ए पे जो पोटेंशियल होगी, ए पे जो पोटेंशियल होगी वो क्या होगी। सबसे पहले तो हम पोटेंशियल लिखना सिखाते हैं आपको ए पे। तो पोटेंशियल एट ए वो तो हमने निकाल रखा है, क्या याद है आपको, ऑब्वियसली याद होगा, के पी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर, यही था। और अगर मैं पोटेंशियल को अच्छे से देखूं तो ये पोटेंशियल दो चीजों पर डिपेंड कर रहा है, थीटा पे और आर पे। दिख रहा है साफ कि पोटेंशियल किसका किसका फंक्शन है, थीटा का और आर का, दोनों का फंक्शन है। अगर मैं थीटा को चेंज करूं तब भी इंटेंसिटी चेंज करेगी, यानी ई जब निकालेंगे तब भी कुछ चेंज होगी, और अगर मैं आर को चेंज करूं तब भी पोटेंशियल चेंज होगी, तब भी इंटेंसिटी चेंज होगी। यानी साफ क्लियर है कि पोटेंशियल थीटा पे का भी फंक्शन है और आर का भी फंक्शन है। तो इंटेंसिटी भी थीटा के वेरिएशन से भी वेरी करेगी और आर के वेरिएशन से भी वेरी करेगी, क्लियर है। अब इस चीज को एनालाइज करते हैं। अब सोचिए अगर मैं स्मॉल एंगल पे यहां पे जाऊंगा, एक स्मॉल, एकदम स्मॉल डिफरेंशियल एंगल डी थीटा पे जाऊं, तो जस्ट डी थीटा पे जाऊंगा तो ये जो डिस्टेंस होगी लगभग लीनियर होगी। अगर मैं ये आर रखूं और ये आर, तो ऑब्वियसली ये आर्क होगी, लीनियर तो नहीं होगी। सबको पता है कि अगर मैं ये आर और आर करके जाऊं तो ये वाली डिस्टेंस लीनियर नहीं होगी, लेकिन अगर ये डिफरेंशियल एलिमेंट है तो ये वाली डिस्टेंस लगभग लीनियर है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो एक चीज देखो, क्या जब हम यहां से यहां बढ़ रहे हैं तो क्या आर की वैल्यू बदल रही है, आर की मैग्नीट्यूड नहीं बदल रही है। क्या बदल रही है, केवल और केवल क्या बदल रही है, एंगल बदल रही है, इसकी पोजीशंस बदल रही है, क्लियर है, राइट। और अगर मैं इस डायरेक्शन में ऊपर जाऊं तो मेरा क्या बदलेगा, आर बदलेगा। तो अब एक चीज समझो, केवल अगर मैं आर को वेरी करूं और थीटा को फिक्स्ड रखूं तो इंटेंसिटी किधर होगी, इंटेंसिटी इसी साइड में कुछ ना कुछ वेरिएशन लेके होगी, क्लियर समझिएगा। अगर मैं केवल आर को बदलूं, थीटा को ना बदलूं, तो मेरा इंटेंसिटी इसी साइड में वेरी करेगा, ठीक है, क्योंकि जिस लिनियरली वेरी करेगा ना। अगर मैं थीटा को बदलूं, हल्का सा थीटा को बदलूं, तो इस थीटा के बदलने से ये लीनियर डिस्टेंस बन रही है, तो मेरा इंटेंसिटी अब की बार इस लीनियर डिस्टेंस में बदलेगा। इस बात को आप अच्छे से फॉलो कीजिए। तो इंटेंसिटी दो चीज के वेरिएशन से वेरी करेगा, एक आर के वेरिएशन से जो कि लीनियर ही होगा, और एक थीटा के वेरिएशन से जो कि अप्रोक्सीमेटली क्या होनेगा, लीनियर ही होने वाला है। So intensity at A will be due to two changes in potential. One, change in potential due to change in R, change in potential due to change in angle, and therefore change in small distance, right? So सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा, इंटेंसिटी फाइंड आउट करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट A
ड्यू टू चेंज इन आर वनली, यानी थीटा सेम रहेगा। वेरिएबल थीटा जरूर है लेकिन फिलहाल के लिए थीटा को क्या मान के चल रहे हैं, कांस्टेंट। सो ई का फॉर्मूला तो हमने पढ़ा है माइनस डेल वी बाई डेल आर, यही पढ़ा है। अब मैं डिफरेंशियल इसलिए यूज कर रहा हूं यहां पे, पार्शियल डिफरेंशियल इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि थीटा भी वेरिएबल है और आर भी। तो मैं फिलहाल आर के रेस्पेक्ट में कर रहा हूं तो आर मेरा कांस्टेंट होगा, थीटा क्या होगा, सॉरी आर वेरिएबल होगा और थीटा क्या होगा, कांस्टेंट। तो चलिए करते हैं माइनस, सबको ले लेते हैं एक बार, के पी कॉस थीटा और बाई आर स्क्वायर, और यहां पे आर है जो कांस्टेंट की तरह दिख रहा है उसको बाहर करते हैं और आर को ऊपर ले चलते हैं। तो पीछे -2 और एक पावर डाउन तो नीचे क्यू आ जाएगा। अगर मैं डायरेक्ट यूज करूं तो ये हो जाएगा -2 और नीचे आर क्यू, तो ये हो जाएगा 2 के पी कॉस थीटा बाई आर क्यू। तो इसको थोड़ा इंडिकेट करने के लिए कि ये इंटेंसिटी में किसके वजह से चेंजिंग आ रही है, आर में चेंजिंग की वजह से ई आ रही है, ये क्लियर है। और ये इसकी डायरेक्शन किधर होगी, डेफिनेटली इस साइड में होगी, क्लियर। अब ई ड्यू टू थीटा निकालते हैं, तो ई थीटा के चेंज करने से ये लीनियर डिस्टेंस कितनी हो गई वो हमें पता करना पड़ेगा, राइट। तो ये छोटी सी जो डिस्टेंस है, जो भी हो डेल्टा एल यूज करते हैं, तो ये क्या होने वाली है, डी थीटा विल बी, सोचो डी थीटा विल बी डी एल बाई स्मॉल आर। तो ध्यान से सोचे, डी थीटा विल बी डी एल बाई स्मॉल आर, सो डी एल विल बी आर डी थीटा, क्लियर है। अब इस चीज को ध्यान से देखते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए ड्यू टू चेंज इन थीटा ओनली, सो वहां पे इंटेंसिटी क्या होने वाली है, माइनस डेल वी बाई डेल, अब इसे डेल वी बाई डेल आर ही करेंगे ना, लेकिन यहां डेल आर क्या है, क्या ये वाली आर चेंज कर रही है, ये वाली आर, ये वाली आर, तो डेल एल करना पड़ेगा यहां पे, तो डी वी बाई डी एल, लेकिन डी एल क्या है, आर टाइम्स ऑफ डी थीटा, तो यानी डेल वी बाई डेल थीटा करना पड़ेगा, और आर तो मेरा फिक्स्ड है तो आर को बाहर कर लिया और डेल वी बाई डेल थीटा, भी को डालते हैं फिर से, तो ये होगा के पी कॉस थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वेयर और यहां डेल थीटा। आर तो फिक्स था ना, आर की डिस्टेंस फिक्स थी, तो आर को बाहर करते हैं तो आर क्यू हो जानी है और के पी को बाहर कर लेते हैं, और कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा के रेस्पेक्ट में माइनस साइन थीटा। तो इस तरह से हमारा रिजल्ट आ गया के पी साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर क्यू। तो ई ड्यू टू थीटा, तो ई ड्यू टू चेंज इन थीटा, ई ड्यू टू चेंज इन आर, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलरली वेरिएशन कर रही है, तो नेट इंटेंसिटी वहां पे क्या होने वाली है, यहां पे नेट इंटेंसिटी होने वाली है रूट अंडर ई ड्यू टू आर ई ड्यू टू थीटा का स्क्वायर, यही करने वाले हैं। और अगर आप देखेंगे तो ई ड्यू टू थीटा और ई ड्यू टू आर, ई ड्यू टू आर क्या है, 2 के पी कॉस थीटा बाई आर के क्यू का होल स्क्वायर सॉरी, और ये है आपका के पी साइन थीटा बाई आर क्यू का होल स्क्वायर। इसमें से कॉमन चीजें निकाल लीजिए, बाहर में आ जाएगा के पी बाई आर क्यू, अंदर में हो जाएगा 2 2 जा 4 कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, नीचे तो कुछ है ही नहीं, तो सिमिलर रिजल्ट आपको मिल गया। अगर हम इसको सॉल्व करें 1 माइनस कॉस स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1, और एंगल वगैरह तो प्रीवियस केस में हमने बता ही रखा था, तो सिमिलरली एंगल भी हम चाहे तो निकाल सकते हैं कि किस एंगल पर ई नेट होगी। सो ये भी डेरिवेशन काफी कमाल का है, आप इन दोनों डेरिवेशंस को याद रखिए, आपके बोर्ड्स में दोनों डेरिवेशंस पूछे जा सकते हैं, आपको क्लियरली पोटेंशियल के हेल्प से पूछा जा सकता है या नॉर्मल पूछा जाए तो आप दोनों में से किसी भी एक केस को कर लें। सो चलिए ये केस बहुत इंटरेस्टिंग है, आप इसको एक बार कॉपी कीजिए, इसको 2-3 बार आप रिवाइज कीजिए, ठीक है, और तब उसके बाद मैं आपको एक छोटा सा न्यूमेरिकल बताता हूं जो किसी एंगल पे बेस्ड होगा। मैंने जैसा कि बताया प्रीवियसली कि एक एंगल वाला भी सवाल आपसे पूछा जाता है। तो चलिए पहले इस चीज को कॉपी कीजिए और मैं एक छोटा सा सवाल करके और इस सेशन को एंड करता हूं। चलिए एक सवाल देखते हैं। सवाल यह है कि फाइंड द पोजीशन वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द डायपोल मोमेंट। मतलब आपको एक पोजीशन बतानी है, एंगल बतानी है जहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायपोल मोमेंट के परपेंडिकुलर है। जरा आप गौर से देखिए इस चीज को।
ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू, ये रहा डायपोल मोमेंट, और किसी भी पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस P के परपेंडिकुलर है, मतलब ऐसा कुछ है। ई नेट ऐसा कुछ है, क्लियर है? राइट, तो ई यहां पे नेट इस P पे परपेंडिकुलर है, तो इसकी पोजीशन पूछी गई है, मतलब एग्जैक्टली बीच से ये थीटा आपसे पूछी गई है, क्लियर है? तो अगर आप इस चीज को एक बार विजुलाइज करें, प्रीवियस केस में मैंने आपको बता रखा था कि किसी भी माइनस क्यू और प्लस क्यू के वजह से यहां पे इंटेंसिटी हम लोग एक तो इस साइड में लेते थे, राइट, और एक इस साइड में लेते थे। तो ई नेट जो होती थी इस तरह से होती थी, और ये वाली जो एंगल लेते थे वो अल्फा लेते थे, क्लियर है? याद होगा। तो यानी इस वाले डायरेक्शन के साथ हम लोग हमेशा अल्फा लेते थे, तो इस वाले के साथ अगर हम ये अल्फा ले लें, क्लियर है? यहां से देखें, अल्फा ले लें, राइट, तो tan अल्फा हमें पता था 1/2 tan थीटा, क्लियर है? tan अल्फा इज 1/2 tan थीटा, यही हमने निकाला था, क्लियर है? तो हमें थीटा चाहिए और अल्फा हमें गिवन तो नहीं है, अल्फा को हमें क्लियरफाई करना है कि यहां अल्फा एक्चुअल में क्या है, ठीक है? अगर आप ध्यान से देखें तो ये 90 डिग्री है और ये अल्फा है, ध्यान से देखें, ये क्या है? अल्फा। तो ये अल्फा है, तो ये वाली क्या हो जाएगी? अल्फा। गौर से देखें, ई नेट का जो एंगल होता है ना, ई नेट का जो एंगल होता है, राइट, वो किसके साथ होता है? जस्ट ये आर वेक्टर के साथ होता है ना, ये अल्फा। तो अगर मैं इसको बैक ले आऊं, इसको थोड़ा बैक लाऊं, इसको बैक लाऊं, तो ये वाली भी एंगल अल्फा हो जाएगी ना। तो वही मैंने यहां पे किया कि ये जो आर वाली वेक्टर है, ये वाली, और ये ई वाली वेक्टर को मैं बैक लाया, तो ये वाली भी अल्फा हो गई और ये वाली भी अल्फा, और ये वाली तो परपेंडिकुलर है, तो ये अल्फा, ये थीटा, ये 90 डिग्री। तो ध्यान से देखें, थीटा प्लस अल्फा क्या होने वाला है? 90 डिग्री। तो इस तरह से यहां से अगर मैं अल्फा निकालूं तो 90 डिग्री माइनस थीटा। अब दोनों साइड में tan यूज करते हैं, tan अल्फा की जगह पर tan θ/2 और tan 90 डिग्री माइनस थीटा सबको पता है cot थीटा, क्लियर है? और cot को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1/tan थीटा। तो इस तरह से tan स्क्वायर थीटा क्या हो जाना है? ध्यान से देखें, 2, सो tan थीटा विल बी √2, सो थीटा विल बी tan इनवर्स √2। तो साफ क्लियर है कि ये जो P जो पॉइंट है जहां पे पोजीशन आपसे पूछी गई है, वो इसके साथ कितने एंगल पे है? tan इनवर्स √2 पर। सो होपफुली ये चीज़ क्लियर है। तो काफ़ी आसान है, इस चीज़ों को आप इस तरह से डील कर।